नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सुबह के 10 बजने वाले और ये वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन में हम बात करेंगे लॉकडाउन से अनलॉक होने के रास्ते पर बढ़ते बिहार की, जिसमें 8 जून के बाद से बदलाव संभव बताया जा रहा है। 8 जून के बाद यानी कि 8 जून तक जो लॉकडाउन है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। बिहार में 8 जून के बाद से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उस हिसाब से कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें अनलॉक को लेकर फैसला लिया जा सकता है। खबर यह भी कि सीएम डीएम को अब अधिकार दिया जाएगा, जो अपने स्तर पर सख्ती बरतेंगे। डीएम को अपने स्तर पर इलाके में धारा 144 लगाने का अधिकार होगा। हालांकि शादी समारोह में पूरी तरह से छूट जो है वो अनलॉक होने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाली है। यह संभव है कि पहले से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत जरूर दी जा सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से छूट के दायरे में नहीं लाया जाएगा। अनलॉक के बाद भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी डीएम को दी जानी है। यानी कि डीएम अपने स्तर से कितनी सख्ती बरतेंगे, किन किन छूटों को कितने छूट के दायरे में लाकर रखा जाएगा, ये सब कुछ डीएम के स्तर से तय संभव है। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, क्या ये माने कि अब चूंकि लॉकडाउन लंबे वक्त तक लगाकर रखना कोई विकल्प नहीं है, इस समाधान भी नहीं है, और ऐसे में अब अनलॉक के क्रम में तमाम चीजों को खोलने की इजाजत मिल जाएगी 9 तारीख से? तो रजनीश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिलहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन बड़ी खबर ये कि 8 जून तक, चूंकि चौथा ये लॉकडाउन का फेज जो है वो बिहार में इस वक्त चलता हुआ, लेकिन 8 जून ये आखिरी तारीख होगी। 9 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 जून के बाद अनलॉक हो जाएगा बिहार, लेकिन इस अनलॉक के क्रम में भी पूरी तरह से आपको छूट नहीं मिलने वाली है। आप निश्चिंत होकर, बेपरवाह होकर बाहर घूम नहीं सकते हैं। आप इस बात को समझें कि संक्रमण की रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन संक्रमण का खतरा अब भी बरकरार है। आपकी लापरवाही जैसे ही शुरू होती है, जैसे ही आप इसे लेकर लापरवाही बरतते हैं, ये संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है, यानी कि आपकी जान पर खतरा। और ऐसे में अब आपको सेल्फ लॉकडाउन की जरूरत है, आपको इस बात को समझने की भी जरूरत है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या ये माने कि 9 तारीख से बिहार अनलॉक हो जाएगा? लोगों को जो राहत की वो उम्मीद कर रहे थे वो मिलती नजर आएगी, लेकिन सख्ती तब भी बरती जाएगी? यहाँ से तो टच ही नहीं हो रहा है। तो लगता है हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, जिस खबर पर लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए, डीएम अपने स्तर से इलाकों में शादी ब्याह हो, क्या उसे छूट के दायरे में रखा जाए, क्या आपको कितने लोगों की मौजूदगी के साथ अनलॉक में शादी समारोह में उपस्थित होने की इजाजत जो है वो दी जाती है, ये सब कुछ डीएम स्तर से तय किया जाएगा। 8 जून के बाद से लॉकडाउन जो है वो बिहार में खत्म होगा, लेकिन उस दौरान ये जरूर तय किया जाएगा कि सख्ती कितनी बढ़ती जाए, क्या कुछ और कितनी ढील आपके लिए जरूरी है। बैठक में अनलॉक को लेकर फैसला होगा। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है वो कल होने वाली है, और उस बैठक के दौरान ये संभव है कि क्या कुछ इस वक्त अनलॉक के क्रम में आपको सहूलियतें मिल जाएंगी, क्या कुछ छूट के दायरे में सामने नजर आने वाला है। ये सब कुछ जानकारी इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सामने आती हुई। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके होंगे। रजनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? रजनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से रजनीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अपने दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी हम पहुंचा दें कि 8 जून के बाद बिहार अनलॉक हो जाएगा, यानी कि जो बंदी इस वक्त आपके ऊपर लगाई गई है उसमें आपको राहत मिल जाने वाली है। लेकिन
छूट के दायरे में क्या कुछ होंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला संभव माना जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का नवादा में उल्लंघन हो रहा है और निजी वाहनों के परिचालन पर बैन है। इसके बावजूद यहां धड़ल्ले से बस हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, ये तमाम चीजें जो हैं आपको सड़कों पर चलती हुई नजर आ जाएंगी। देखिए शहर के सद्भावना चौक से संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। बिहार में लॉकडाउन 4 के दौरान कई प्रकार की लोगों को राहत देने के लिए छूट दी गई है, तो अभी भी सरकार की तरफ से कई प्रकार की बंदिशें जारी रखी गई है। इसी में अभी भी जारी है कि अभी भी कोई प्रकार का निजी परिवहन पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाया है, मगर अभी भी नवादा में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निजी परिवहन चालू है। दूसरे जिलों के जाने के लिए बसें जो है वो लगातार यहाँ से धड़ल्ले से खुल रही है। हम आपको इस वक्त दृश्य नवादा शहर के सद्भावना चौक से दिखा रहे हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा से लेकर ऑटो से लेकर बसों का संचालन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बसों में यात्रियों को बिठाकर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार के वाहन को अभी चलने का आदेश नहीं है, बावजूद लोग अभी भी चल रहे हैं। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? रजौली जा रहे हैं। निगम की बस है या निजी है? निजी बस है। नहीं तो ये कहाँ, मतलब कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? नहीं चल रहा है। कब से चल रहे हैं आप? ये यहाँ पे आज आए हैं सर। अच्छा, तो आपको चलने का आदेश है? हाँ, चलने का आदेश है आप लोग को? चलने का आदेश दिया है। आपने देखा कि किस प्रकार से ड्राइवर को ये भी नहीं मालूम है कि अभी चलना है नहीं चलना। आप देख सकते हैं बस में कि किस प्रकार से लोगों को बिठाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं पालन ही नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैमरे जब यहाँ पे चलने शुरू हुए तो बस चालक ने यहाँ पे बस निकालना शुरू कर दिया है। पीछे भी आप एक बस देख सकते हैं, मगर यह सवाल उठता है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका अभी भी पालन नहीं हो रहा है और जो निगम की ही बसें को सिर्फ चलने का आदेश प्राप्त है उसका यहाँ पे कहीं से भी पालन नहीं हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो देखिए ये वो तस्वीर है जो इस वक्त लॉकडाउन के दौरान सख्ती के बीच नजर आती है, जो लापरवाही से भरी हुई। और ऐसे में जब बिहार अनलॉक हो जाएगा तब आपकी खुद की सेल्फ लॉकडाउन की जरूरत होगी, सजगता की जरूरत होगी, नहीं तो एक बार फिर से संक्रमण का खतरा जो है आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए, जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु अपने अपने इलाके में लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये टीका जीवन रक्षक है। इन धर्मगुरुओं के साथ जिला प्रशासन ने एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया है, जिसमें हर प्रकार की समस्या पर डिजिटल संवाद होगा। कल से इसे लेकर डीएम के साथ एक बैठक की गई। दरअसल कुछ इलाकों में कोरोना टीका को लेकर शरारती तत्वों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है और वहां के लोग टीका लेने को लेकर उत्साहित नजर नहीं आ रहे। इसे देखते हुए प्रशासन ने इन धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और ये फैसला लिया कि इस ग्रुप के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। समाहरणालय के सभागार में धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की है और इस बैठक में जो भी भ्रांतियां हो सकती हैं, जो भी अफवाह सुनने में आए थे, उन सभी अफवाहों और भ्रांतियों को दूर किया गया है। उनके क्वेश्चंस को, उनकी भ्रांतियों को सुना गया है और सुन करके उन सभी का हम लोगों ने समाधान किया है। हम लोगों ने धार्मिक गुरुओं को जागरूक करने का प्रयास किया है और सभी जो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासाएं हो सकती हैं टीकाकरण को लेकर के, उन जिज्ञासाओं के आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। कोरोना संक्रमण के दौर में लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोगों की आमदनी घटी है, इस सब के बीच जीविका दीदियां सरकार के एक फैसले से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए मास्क से उन्हें बेहतर आमदनी हो रही है। घर परिवार चलाने के साथ साथ पैसे की बचत भी वो कर रही हैं। मास्क के बदले पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जीविका दीदियों को भुगतान किया जा रहा है राशि का। सिर्फ बरौली प्रखंड में 80,000 से ज्यादा मास्क जीविका दीदियों के समूह की तरफ से तैयार किए गए। बरौली में 4 जीविका दीदियों का समूह इस वक्त काम कर रहा है। एक मास्क पर 4 रुपए इन जीविका दीदियों को दिए जाते हैं और इस समूह के द्वारा बनाए गए मास्क की क्वालिटी अच्छी है। पंचायतों में इसकी ज्यादा डिमांड हो रही है।
कोरोना काल में जब लोगों की आमदनी घटी है तब जीविका समूह के द्वारा जो जीविका के जो दीदियां हैं वो अपने परिवार का खर्च चला रही हैं, वो आर्थिक स्वावलंबन की तरफ हैं। अभी हम बरौली के एक जीविका समूह के पास हैं, ये आलापुर गांव है, और यहाँ पर जो जीविका समूह है उनके द्वारा मास्क तैयार किया जाता है और इन मास्कों को बरौली के जो अलग अलग पंचायतें हैं वहाँ पर डिमांड के अनुसार जो है उसको सप्लाई किया जाता है। अब देखें यहाँ पर जो जीविका समूह की जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके द्वारा मास्क तैयार किया जाता है और ये मास्क की जो आमदनी होती है उस आमदनी से जो इनका परिवार खर्च चल रहा है, क्योंकि परिवार का जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कोरोना काल में। तो अभी हम बात करते हैं जीविका दीदी से और जानने का प्रयास करते हैं। कुल मास्क अभी तक तैयार हो गया है 18,276 मास्क। एक दिन में कितना तैयार कर लेती हैं? एक दिन में 700 से लेके 800 के बीच में। तो आप लोग का जो परिवार का जो खर्चा है वो मास्क जो है उससे जो पैसा मिलता है तो पता चल जाता है आप लोगों का जो है? हाँ, बहुत अच्छा से मतलब बहुत फ़ायदा इससे हुआ है। कोरोना काल में आदमी बैठा है तो जीविका से अच्छा हम लोग को मतलब आमदनी भी मिल रहा है, हम लोग सिल भी रहे हैं। देखिए बरौली में जो जीविका की दीदी हैं वो 4 जगह भी काम हम लोग का चल रहा है और सब जगह मोर और लेस 19-20 दीदियां काम कर रही है। तो अभी तक टोटल हमको लगता है 80,000 के आसपास 80,000 हम लोग मास्क तैयार करवा चुके हैं और उनको ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने भिजवाने का काम किया है। तो इस तरह से गोपालगंज में कोरोना काल में जो जीविका दीदियां हैं वो अपने परिवार का खर्च उठा रही हैं और आर्थिक स्वावलंबन की तरफ भी हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शादी समारोह में फायरिंग करने के मामले में यादवपुर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस एफआईआर को दर्ज किया है। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का यह बड़ा असर। शादी समारोह में फायरिंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। यादवपुर के बाबू विशनपुर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस बाबत यह एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए गोपालगंज में ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हर्ष फायरिंग की गई शादी समारोह के दौरान, और इस शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें जैसे ही सामने आई उसके बाद कार्रवाई की गई है। यादवपुर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता और सीतामढ़ी विधानसभा के प्रभारी गजनफर हुसैन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। गजनफर हुसैन ने गुर्कों के साथ मिलकर अपने ही बिजनेस पार्टनर विकास तिवारी और उसके ड्राइवर गोलू चौधरी की बेरहमी से पिटाई की। पहले पिस्टल के बट से इन लोगों को जख्मी किया जाता है, इसके बावजूद इनका मन नहीं भरा। रॉड से पिटाई की गई। विकास तिवारी और गोलू चौधरी को इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गए। इसके बावजूद भी बेरहमी और दरिंदगी की इनकी सारी हदें जो है वो टूट जाती हैं। इन लोगों ने इन दोनों ही शख्स के हाथों के नाखून तक उखाड़ लिए। पीड़ितों को औराई अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 जो आरोपी हैं गजनफर हुसैन और उसके गुर्गे दिलीप शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में गजनफर हुसैन समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद और एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़ित विकास तिवारी और जेडीयू नेता गजनफर हुसैन एक और महिला के साथ मिलकर नर्सिंग होम चला रहे थे। दोनों ने साजिश करके पहले महिला पार्टनर को कारोबार से साइड किया और फिर गजनफर हुसैन की नीयत ज्यादा बिगड़ती है। विकास तिवारी को भी अब बिजनेस से हटाने की साजिश रची गई और जब विकास तिवारी ने हटने से इनकार कर दिया तो फिर बेरहमी की सारी इंतहा पार की गई। के बाद दिलीप ऊपर से बुलाया हम लोग को, बुलाया तो हम लोग कहीं जिसमें हम लोग हैं तो गए ऊपर जाने के बाद जैसे ही ऊपर चढ़े कि पीछे नीचे वाला गेट का लॉक लगाया और ऊपर में सीसीटीवी कैमरा का बटन काटा और उसके बाद लगा हम लोग को बॉट से मारने, पिस्टन के बॉट से मारने लगा और लोहा से मारने लगा। एकदम सड़िया उड़िया से पूरा बर्छा उर्छा सबसे मार रहा था और नोखीला पिलास लेके नाखून भी 2 ठो खींच लिया है। मामला जैसे शिफा हॉस्पिटल में हम पार्टनर हैं और हम विजिट करने अभी लॉकडाउन के कारण जो है सवेरे निकलते हैं, 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं, 6 से 10 विजिट करते हैं, फिर मुजफ्फरपुर ऑफिस। और दिलीप जी बुलाएं कि आइए ऊपर आइए। कोर्ट की तमाम सख्ती के बावजूद बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर भभुआ के मोहनिया से सामने आई, जहां बारात में हर्ष फायरिंग की गई और दूल्हे के 10 साल के भतीजे को जाकर गोली लग गई। गंभीर हालत में बच्चे को मोहनिया के निजी क्लिनिक में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि द्वार पूजा के दौरान लड़की पक्ष की तरफ से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की गई, जिसमें गोली जो है इस बच्चे को जाकर लग जाती है।
हाँ, कैसे गोली चला और कैसे घायल हुआ? मामला शादी था, द्वार पूजा लगा था और वो घराती की तरफ से एक आदमी था। अब क्या पता कौन था, हम लोग को भी नहीं मालूम। वो वहाँ पे बैठ एक बार ऐसा खड़ा होकर फायरिंग किया था, जब मिलनी हुआ तब दोबारा आ गया, मतलब द्वार पूजा पे एक साइड में बैठ के। ये नहीं हम लोग देखे कि ऊपर छोड़ा कि नीचे छोड़ा, और जाके वो लड़के को गोली छोड़ा, लड़के को लगा। बच्चे को गोली लगा था जो आपके पास इलाज चल बच्चा स्टेबल है और देख रहे हैं क्या, CT स्कैन कराएंगे, फिर देखा जाएगा कि क्या वो कोई आंख वगैरह में तो गोली नहीं लगी है। अभी बच्चे की स्थिति वो भी स्टेबल। क्या बारात में से बच्चा था? हाँ, बारात में गोली लगी, जैसा कि पेशेंट के एटेंडेंट बता रहे हैं। ये सोबल्ला है, सोबल्ला था, दूल्हे का देख के। हाँ, दूल्हे। गोपालगंज में चिमनी भट्टा के पास एक शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। शव मिलने के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। शव की पहचान फिलहाल पुलिस की तरफ से कर ली गई है। मृतक की पहचान 40 साल के मोतीराम के रूप में हुई है। फुलवरिया का रहने वाला ये मोतीराम मीरगंज में एक टेंट हाउस में काम कर रहा था। मृतक के शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। मधुबनी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। हरलाखी थाना के हिरने गांव की यह घटना है, जहां पर युवक की पीट कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के शक में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। महिला के 2 बेटों पर हत्या करने का आरोप लगा है। एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों की तलाश जारी है। खबर गया से, जहां पर 4 साल की एक बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्ची का शव झाड़ियों से बरामद किया गया है। हत्या का एक युवक पर शक जाहिर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई भी की और फिलहाल पुलिस कस्टडी में जयप्रकाश नारायण को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि हत्या से पहले युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवक ने बच्ची को पहले बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ना हुई दोपहर में नहा जो कोई लड़की खेल रही थी और लड़कावा इनने से जा रहा था, माता डांटवा कह रहे यहाँ पर से कहा रहे चल भाग यहाँ पर से। ये घड़ी कैसे वो लड़कावा लेके उठा के चला गया, सारे हम लोग पता न चला। कौन लड़का है वो? सुड्डू नाम है उसका। कहाँ रहता है? बिहानी रहता है। तो क्या किया कि बच्चे के साथ गलत किया? अब पाँच ले गया था, पता न चला, अभी न पता चला। उसके घर के पास हम लोग गए तो बच्ची का डेड बॉडी वहाँ रखा हुआ, तो लोग जुटे हुए थे और फिर प्रथम दृष्टया जो हम लोग देख रहे थे इंजरी उसके बाहरी पार्ट गला में दबाने का काला निशान था। फिर लोगों ने बताया कि इसका बॉडी हम लोग रेलवे लाइन के किनारे से उठा के लाए हैं। फिर वहाँ हम जाके घटना देखे गाड़ी में। अररिया में कोविड टीकाकरण को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पसीना बहाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले टीका एक्सप्रेस को नगर परिषद क्षेत्र में टीकाकरण के लिए रवाना किया था, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे। लोगों की लापरवाही जो है वो हैरान करने वाली है। देखिए, आपके सामने तस्वीर भी है। शहर के गोढ़ी टोला में स्वास्थ्य सेविका जो है वो कड़ी मशक्कत कर रही हैं कि यहाँ पर लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे, वैक्सीनेट हों। सुरक्षा को लेकर ये टीका जरूरी है, लेकिन लंबा इंतजार करने के बाद सिर्फ 7 लोग ही वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पर पहुंच पाए। दारू पिएंगे बस उसमें कोरोना भागेगा, हो गया। शराब पीने से कोरोना भागेगा? कोरोना भागता है। गांजा पीने के लिए भागता है कोरोना, दारू पीने के बाद कोरोना भागता है। शराब पीजिएगा जेल जाइएगा तो? जेल जाएंगे क्या? 3 महीना रहेंगे, जेल है तो बेल है बस। सुइया लेने में नहीं लेबे? कारण मन में डर छे? कौन चीज डर छे बतवा ना, कौन चीज डर छे? नहीं बेटा नहीं लूँ। कारण तो छे ना, कारण बतवा ना, कौन चीज डर छे? एकरा में तो जान बची थे ना सुइया। नहीं बेटा नहीं लूँ। आप तो डायबिटिक थे ना? हाँ, हम डायबिटिक पेशेंट हैं। आप क्यों नहीं लेना चाह रहे थे पहले, फिर बाद में लिए? वो लग रहा था कि कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, मन में शंका था? शंका था, लेकिन अभी जो है ठीक लग रहा है। कुछ अफवाह लोगों को में दे कर उड़ा दिया गया है
जिसके चलते लोग नहीं आ पा रहे हैं। कोई बोलते हैं बीमार पड़ जाए, कोई बोलते हैं 2 साल के बाद मर जाएंगे, इस तरह की अफवाह है लोगों। हाँ, प्रयास किया जा रहा है, लोगों के द्वारा घर घर उसको खबर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, घर घर हम लोग और हमारी सेविकाएँ भी घूम रही हैं। बिहार में बारिश के बाद अब गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। जी हाँ, सुबह होते ही गर्मी जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है, लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो मानसून आने के पहले मौसम जो है वो शुष्क रहता है और इसी वजह से इस वक्त लोगों को ये परेशानी ज्यादा है। हालांकि अगले 24 घंटे में बिहार मौसम में बदलाव की उम्मीद जो है वो जाहिर की जा रही है। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मौसम विभाग के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आने वाले 24 घंटों में ये सुस्ती अभी कायम रहेगी और तापमान अभी ऐसे ही बढ़ा रहेगा। क्योंकि 12 से 15 के बीच में बिहार में मानसून आने की संभावना जताई जा रही है, उसके पहले गर्मी का आलम ऐसा ही रहता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अमूमन मानसून के पहले मौसम में सुस्ती छाई रहती है, काफी गर्मी रहती है और ये एक अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में मानसून की बारिश अच्छी होगी। तो पिछले 4-5 दिनों से राजधानी पटना सहित बिहार के कई इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि आने वाले 24 घंटे के बाद कई इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती है। तो जाहिर सी बात है आने वाले 24 घंटों में बिहार के कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल 10 तारीख तक तस्वीर ऐसे ही दिखेगी और 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बिहार में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। उसके पहले आपको थोड़ी गर्मी जरूर सहनी पड़ेगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।